हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हमने ये स्टार्ट किया था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और हमने हुली ओन सब्सिडी कंपनी की जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है उसको बनाने से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस थी उसको हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं पार्शली ओन सब्सिडीज कंपनी के जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए पार्शली ओन सब्सिडी कंपनी में सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि पार्शली ओन सब्सिडी कंपनी होती कौन सी है। तो देखिए पार्शली ओन जो सब्सिडी कंपनीज होती है उसमें क्या होता है कि जो होल्डिंग कंपनी होती है वो किसी सब्सिडी कंपनी के अगर हाफ शेयर ले लेती है, ठीक है, हाफ शेयर से थोड़े से ज़्यादा शेयर्स, पूरे शेयर्स नहीं लेती है, मोर देन हाफ ऑफ द इक्विटी शेयर्स, ठीक है, उसके आधे से ज़्यादा शेयर्स अगर ले लेती है तो वो जो सब्सिडी कंपनी होती है वो पार्शली ओन होती है। ठीक है, और हुली ओन कौन सी होती है, जिसके सारे के सारे जो शेयर्स होते हैं वो कौन ले लेती है, होल्डिंग कंपनी ले लेती है, तो वो क्या होती है, हुली ओन सब्सिडी कंपनी होती है। ठीक है, तो पार्शली ओन में क्या होगा कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के सारे शेयर्स नहीं लेगी, ठीक है, कुछ ही शेयर्स लेगी, मतलब हाफ से थोड़े से ज़्यादा लेगी। तो देखिए अब इसमें पढ़ लेते हैं, व्हेन मोर देन हाफ ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द सब्सिडी कंपनी co-held by holding company and remaining shares are owned by the outside person such as the subsidy company is known as the partially owned subsidy company। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होगा कि हाफ से ज़्यादा शेयर तो किसके पास होंगे, होल्डिंग कंपनी के पास होंगे, और बाकी बचे हुए जो रिमेनिंग शेयर्स होंगे वो आउटसाइडर के पास होंगे या दूसरी कंपनी के पास होंगे। ठीक है, तो ऐसी जो कंपनी होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, पार्शली ओन या पार्टली ओन सब्सिडी कंपनी कहलाएगी। अब देखिए जब हम इसके बैलेंस शीट बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो हमें क्या क्या कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती है। तो इन एडिशन टू द कैलकुलेशन डन फॉर हुली ओन सब्सिडी कंपनी द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर शैल बी कैलकुलेटेड। अब देखिए हमने जो कैलकुलेशंस की थी हुली ओन सब्सिडी कंपनी के लिए वो सारी कैलकुलेशंस तो हमें एज इट इज़ करनी ही है, उसके अलावा हमें एक और नई कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ेगी, और वो कैलकुलेशन किस चीज़ की होगी, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। ठीक है, जिसे हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। ठीक है, अल्पमत अंशधारियों के हित की गणना। अब देखिए अल्पमत अंशधारियों के हित की गणना मतलब क्या होगा कि अब इसमें क्या होता है कि ये जो पार्टली ओन सब्सिडी कंपनी होती है इसके आधे से ज़्यादा शेयर तो किसके पास होते हैं, होल्डिंग कंपनी के पास होते हैं, और पीछे बचे हुए जो शेयर होते हैं वो किसी और दूसरे शेयर होल्डर्स के पास में होते हैं। तो वो जो दूसरे रिमेनिंग जो शेयर्स दूसरे शेयर होल्डर के पास में है तो उनके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, जो पीछे बचे हुए शेयर होल्डर है ना, उनके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमें और करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो देखिए पहले हमने जो 4 कैलकुलेशंस की है एक बार जल्दी से उसको रिवाइज करते हैं और फिर ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए हुली ओन सब्सिडी कंपनी में जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं तो सबसे फर्स्ट कैलकुलेशन करते हैं प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कि अधिग्रहण से पूर्व और अधिग्रहण के पश्चात के लाभों की गणना। तो वो हमने देखा था कि अगर किसी ईयर की फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में ही अगर कोई शेयर एक्वायर कर लिए जाते हैं, ठीक है, तो पूरे ईयर का जो प्रॉफिट होता है वो कौन सा कहलाता है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाता है। फिर बात करते हैं कि अगर ईयर के लास्ट डेट को या लास्ट डे को अगर शेयर एक्वायर किए जाते हैं तो पूरे ईयर का जो प्रॉफिट होता है वो कौन सा कहलाता है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाता है। और अगर किसी भी बीच की इंटरवेनिंग डेट को या डे को कोई शेयर लिए गए हैं तो आपको जो पूरा फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट है उसे 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है, प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन। और वो हम कौन से बेस पे करते हैं, टाइम बेस पे करते हैं। ठीक है, टाइम बेस पे हम क्या करेंगे, पूरे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2 पार्ट में, एक तो करेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और दूसरा करेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दिया था
कि हमने 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट किया है और 31 मार्च को ईयर ख़त्म होता है, और किसी बीच की डेट को जैसे 1 जुलाई को एक्वायर किए हैं शेयर, ठीक है। तो देखिए इस डेट से पहले के जो प्रॉफिट होंगे वो प्री एक्विजिशन होंगे और बाद के जो होंगे वो पोस्ट एक्विजिशन होंगे। तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, प्री और पोस्ट में। तो हम टाइम रेशियो को क्या करेंगे, बेस बनाएंगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन हमने की। फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ सब्सिडी कंपनी। फिर हमें सब्सिडी कंपनी की नेटवर्थ की कैलकुलेशन करनी है, जिसके लिए हमें देखिए पेड अप शेयर कैपिटल लेनी पड़ेगी सब्सिडी कंपनी की, और उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व, ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिवेन्यू रिजर्व, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L अगर क्रेडिट बैलेंस है तो, और प्री एक्विजिशन ट्रेडिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ऐड करनी है। और लेस में हमें क्या लेना है, लेस में हमें लेना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L अगर डेबिट बैलेंस हो, मतलब लॉस हो तो, और बैलेंस ऑफ फिक्टिशियस असेट्स अगर आपके पास कोई फिक्टिशियस असेट्स का बैलेंस है तो उसे भी लेस करना है। और प्री एक्विजिशन ट्रेडिंग लॉसेज, आपके पास अगर कोई प्री एक्विजिशन ट्रेडिंग लॉसेज हुए हैं, ठीक है, तो उसको अभी हमें लेस करना है। और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, और आपको अगर रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है तो वो भी आपको क्या करना है, लेस करना है। इसके बाद आपके सामने आ जाएगी नेटवर्थ, ठीक है, किसकी, सब्सिडी कंपनी की। और नेक्स्ट कैलकुलेशन देखिए, 3rd नंबर कैलकुलेशन होगी हमारी गुडविल और कैपिटल रिजर्व की, ठीक है। और गुडविल कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा हो नेटवर्थ से, अभी जो हमने नेटवर्थ की कैलकुलेशन की है, ठीक है, सब्सिडी कंपनी की, अगर उस नेटवर्थ से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो तो गुडविल आएगी, और अगर आपकी नेटवर्थ ज़्यादा हो और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो तो आपकी कैपिटल रिजर्व आएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी, मतलब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी के जो शेयर लिए हैं वो जिस कॉस्ट पे लिए हैं वो कॉस्ट ही आपके कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। ये जो कैलकुलेशन थी वो लास्ट थी उसके लिए, ठीक है। तो 4th नंबर कैलकुलेशन में हमें कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकालना है, तो जिसके लिए हमें क्या लेना है, होल्डिंग कंपनी के P&L का ओपनिंग बैलेंस लेना है, ठीक है। होल्डिंग कंपनी के P&L का ओपनिंग बैलेंस लेना है, उसमें ऐड करना है प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का जो पूरे ईयर का प्रॉफिट है उसमें ऐड करना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी का जो सब्सिडी कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में जो शेयर होगा वो हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो वो क्या आ जाएगा, आपके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। अब देखिए ये जो पार्टली ओन सब्सिडी कंपनी, हमें एक और कैलकुलेशन करनी है, वो किस चीज़ की करनी है, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। तो देखिए वो कैलकुलेशन कैसे होगी, तो देखिए ये एक नई कैलकुलेशन हमें पार्टली ओन के लिए करनी पड़ेगी, ठीक है। पार्टली ओन सब्सिडी कंपनी के लिए कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, आपको लेना है शेयर इन नेटवर्थ ऑफ सब्सिडी कंपनी, सब्सिडी कंपनी के शेयर नेटवर्थ में जो शेयर होगा वो हमें लेना है, किसका, शेयर होल्डर्स का, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है ना उसका सब्सिडी कंपनी के नेटवर्थ में जो शेयर होगा, ठीक है। क्योंकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर भी है अब तो, क्योंकि उस समय तो पूरे के पूरे शेयर किसके पास थे, होल्डिंग कंपनी के पास थे। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि दूसरे जो रिमेनिंग शेयर्स है वो बाहर के आउटसाइडर के पास होंगे ना, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि सब्सिडी कंपनी का जो नेटवर्थ है उसमें इन शेयर होल्डर का पार्टीशन कितना है, तो वो पार्टीशन, वो शेयर हमें यहाँ लेना है और उसमें हमें ऐड करना है शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। इस सब्सिडी कंपनी का जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा ना उसमें इन माइनॉरिटी शेयर होल्डर का कितना शेयर है वो जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट हमें ऐसे निकालना है। तो अब जब हम इसे प्रैक्टिकलाइज करेंगे तो हमें ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L कैसे बनता है। मतलब अब हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट है, वो कंसोलिडेटेड कैसे बनाया जाता है वो डिस्कशन करेंगे। देन हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।